हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? हाउ आर यू गाइस? आई होप you all are as fit as fiddle. Here I am presenting you my third video all about vocabulary, that is part 3. पिछले सेशंस में अगर आप लोगों ने कंटिन्यू देखा हो तो इन फर्स्ट सेशन हम लोगों ने बात करी थी कि हमें किस तरह से शब्दों को याद करना चाहिए, एसोसिएट कैसे करना होता है, किस तरह से हम उन्हें एसोसिएट कर सकते हैं। सेकंड वीडियो में हमने कुछ और शब्दों पर बात करा था और ये तीसरा वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ आज, किसके लिए? वोकैबुलरी लर्निंग के लिए, कि कैसे आसानी से आप कई सारे शब्दों को याद कर सकते हो, अपने जहन में उन्हें लंबे समय तक याद रख सकते हो। सी, लेकिन इस वीडियो में जाने से पहले विल हैव अ ब्रशअप, हैव एक छोटा सा ब्रशअप, एक रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने पिछली बार कौन कौन से शब्दों को याद किया था। देखिए, वर्ड था आपका अबेस। अबेस का मतलब होगा ह्यूमिलिएट और डिसग्रेस। हम कह सकते हैं इसका अर्थ है किसी को नीचा दिखाना, किसी का इंसल्ट करना। हमने इसे एसोसिएट किया था बेस, जिसका बेस स्ट्रांग नहीं होता, जिसका आधार नहीं है, सपोर्ट नहीं है, उन्हें क्या होगा? अबेस होगा, ह्यूमिलिएशन होगा। नेक्स्ट वर्ड वाज एक्सटेसी। एक्सटेसी आपने इसे एसोसिएट किया था ऐसी की तैसी, मीन्स यदि आप किसी की ऐसी की तैसी करते हैं तो हमें क्या मिलती है? एक्सटेसी, अत्यधिक खुशी, ब्लिस, मर्थ, रैप्चर विद द सिनोनिम्स। अबैंडन, अबैंडन जिसका अर्थ था लीव या फॉरसेक, त्यागना, छोड़ देना। आपने एसोसिएट किया था इसे किस तरह से? देखिए, अ, बैन और डॉन। अगर एक डॉन किसी जगह को बैन कर देता है तो हमें वो जगह लीव करनी पड़ती है, फॉरसेक करनी पड़ती है, मीन्स त्यागनी पड़ती है। नेक्स्ट वर्ड वाज कैंडिड। हमने इसे एसोसिएट किया था कैंडिड, आई कैन डिड, मीन्स वह व्यक्ति जो कैंडिड है, फ्रैंक है, वो कुछ भी कर सकता है। तो कैंडिड मीन्स क्या था? फ्रैंक, सिंसियर, इंजीनियस। आपने लिखा था कैंडिड फोटोग्राफी, एक ऐसा फोटोग्राफी जो आपके नेचुरल पोजेज लेता है, दैट इज कैंडिड। फिर ब्रिस्क, ब्रिस्क मीन्स लाइवली, विवाइशियस और एक्टिव हम इसे कहें, जिसमें बहुत एनर्जी होती है। एसोसिएट किया था बी हटा के रिस्क, रिस्क वही लेता है जो होता है ब्रिस्क। डिलीजेंट, दिल्ली के जेंट्स, दिल्ली के जेंट्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो डिलीजेंट जो हैं वो क्या है? इंडस्ट्रियस, पैनस्टेकिंग, जो मेहनत करते हैं, जो दर्द झेल सकते हैं। डिडैक्टिक, डिड यू एक्ट, क्या जैसा मैंने कहा वैसा तुमने किया? मैंने कहा था यूज़ योर सेंसेस, तो क्या आपने उसके अनुसार कार्य किया? तो मैं क्या हो गया था? इंस्ट्रक्टिव। मैं क्या हो गया? डिडैक्टिक, क्योंकि मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए। क्राफ्टी, क्राफ्टी कनिंग, आर्टफुल और स्लाई के लिए है। निगेटिव वर्ड था, चतुर का निगेटिव चालाक हिंदी में, अंग्रेजी में उसे आपने वर्ड दिया क्राफ्टी। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स एक्स्ट्रा वेज, आपको जो सब्जी नहीं चाहिए आप ला करके फिर भी रखते हैं। एक्सेसिव कर दिया आपने, अत्यधिक मात्रा में कर दिया, तो वो क्या कहलाया? एक्स्ट्रावेगेंट। एक्सेसिव, प्रोडिगल, स्पेंड थ्रेफ्ट, खर्चे में बात करें तो ये उनके लिए आता है जो अत्यधिक खर्चा करते हैं, फिजूल खर्च करते हैं। फिर वर्ड था हमारे पास में गैरुलस, गैरुलस वर्ड का प्रयोग करते हैं हम बातूनी के लिए। लोक्वेशियस वर्ड, घर, रूल अस, हमारे घर में वो रूल करता है जो गैरुलस होता है। ठीक है, अगला वर्ड देखा था हम लोगों ने, दैट वाज गायल। घायल से जोड़ा था अपने, घायल मतलब धोखेबाज, फ्रॉड, ट्रिकरी। जो घायल होते हैं वो हमें घायल कर देते हैं, मीन्स हमें चोट पहुंचाते हैं। अगला वर्ड था डिवाइन, जोड़ा था डीवा। अगर आपकी लाइफ में कोई डीवा आ जाएगी तो लाइफ क्या हो जाएगी? डिवाइन मीन्स होली, ग्लो, गॉडली और हेवनली आप उसे कह सकते हैं। थर्टीन्थ वर्ड वाज क्रूशियल, आपने एसोसिएट किया था इसे कुर्सी। इंडिया में डिसीजन ऑफ कुर्सी इज़ वेरी क्रूशियल, एक्यूट, डिसाइसिव, क्रिटिकल, कठिन, जटिल के लिए। इमेंसिपेशन मतलब फ्रीडम, लिबरेशन हम इसका प्रयोग करते हैं। हमें इमेंसिपेशन मिला था एवरी मैन के पार्टिसिपेशन से, तो एवरी मैन पार्टिसिपेशन से हमने इसे जोड़ा था, और इमेंसिपेशन था फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए। ह्यूमैन, ह्यूमैन एक ऐसा वर्ड फ्रेंड्स जो यूज़ करते हैं हम काइंड और मर्सीफुल के लिए। हमने इसे एसोसिएट किया था ह्यूमन से। हम ह्यूमन को क्या होना चाहिए? ह्यूमैन होना चाहिए। गेटी, गेट ही, गेटी मीन्स होता है मर्थ, जॉयसनेस, हैप्पीनेस। हमने जोड़ा था इसे गेट ही जॉय देता है, हैप्पीनेस देता है। जब स्कूल का बेल रिंग होता है तब हम किसे देखते हैं? गेट की तरफ, और हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलती है? गेटी उस समय मिलती है। 17th वर्ड था हमारा हॉटी।
हॉटी का प्रयोग करते हैं एरोगेंट और प्राउड के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जो एरोगेंट है, प्राउड है, वो क्या कहलाता है? हॉटी। आपने जोड़ा था इसको नॉटी से कि नॉटी बच्चे हॉटी होते हैं। इम्पोस्टर हमने एसोसिएट किया था इन पोस्टर से। पोस्टर्स जो विज्ञापन हमें दिखाए जाते हैं वो हमें चीट करते हैं, तो इन पोस्टर्स में हमें क्या होता है? इम्पोस्टर मतलब धोखा मिलता है। इंटीमेट, फैमिलियर, क्लोज, टीमेट से हमने इसको जोड़ा था वर्ड को। आप चाय उन्हीं के साथ पीते हैं जो आपके क्या होते हैं? इंटीमेट होते हैं, फेमिलियर होते हैं या क्लोज आप उन्हें कह लीजिए। एंड द लास्ट वर्ड वी हैड वाज विजिलेंस, वॉचफुलनेस और वेरीनेस, मतलब ध्यान रखना किसी चीज़ का, दैट इज़ विजिलेंस। सो दैट वाज अ ब्रशअप गाइस, ये हमारा ब्रशअप था। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज का सेशन हम 3 लेटर पर बात करेंगे, 3 अक्षरों पर बात करेंगे जो आप लोगों ने कई बार देखा होगा मैट्रिमोनियल ऐड में। मैट्रिमोनियल, आप जानते हैं मैट्रिमोनियल एड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? मैट्रिमोनियल ऐड जो शादी के लिए विज्ञापन है कि इस तरह की लड़की चाहिए, सीकिंग अ ग्रूम फॉर सच अ गर्ल काइंड ऑफ, और उसमें लिखा रहता है सेंड BHP एड बिलो एड्रेस। What is this BHP स्टैंडिंग फॉर? बताएं। ये BHP जो है दोस्तों, उन 3 लेटर्स का मीनिंग क्या है? सोच लें आप लोग, देखिए क्या हो सकता है इन तीनों का मीनिंग। लेट अस लर्न हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी लर्न विद दीज 3 लेटर्स। ये BHP जो है, हम इनका फुल फॉर्म बात करेंगे और फिर जानेंगे उन 3 अक्षरों से हम कितने नए शब्दों को याद कर पा रहे हैं। लेट्स सी। देखिए बी जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है? बायोडेटा के लिए। एच किसके लिए स्टैंड करता है? हॉरोस्कोप के लिए। और पी किसके लिए स्टैंड करता है? फोटोग्राफ के लिए। तो हमारा जो BHP है वो स्टैंड करता है बायोडेटा, एच स्टैंड करता है हॉरोस्कोप और पी स्टैंड करता है फोटोग्राफ। इन तीनों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों किसकी? बायोडेटा की। बायोडेटा, एवरीबडी नोज, शादी के लिए जब भी हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत होती है? बायोडेटा की। देखिए बायोडेटा से आप कितने शब्द याद कर सकते हैं? लेट्स सी। वर्ड इज़ बायोडेटा एंड बायोडेटा मीन्स क्या होता है? इन्फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। जीवन संबंधी जितनी सूचनाएं आप दे रहे हैं वो सभी क्या हैं? बायोडेटा हैं। कैसे बनता है ये शब्द? देखिए इसमें वर्ड लिया गया है बायोस, दैट इज़ आर मीन्स रूट, मूल शब्द है, दैट इज़ लाइफ। सी फ्रेंड्स, आर रूट मूल शब्द का मीनिंग क्या है? हर भाषा की कोई ना कोई दूसरी भाषा जननी है। जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट आवर मदर टंग हिंदी, हिंदी भाषा की जननी, उसकी मम्मी कौन है? लैंग्वेज संस्कृत। संस्कृत से हमारे देश की जितनी भाषाएं हैं वो सभी जन्मी हैं। इन द सेम वे इंग्लिश इज़ नॉट एन ओरिजिनल लैंग्वेज। इंग्लिश वॉज ओरिजिनेटेड विद स्पेशली ग्रीक और लेटिन्स। लेटिनो ग्रीक लैंग्वेज से इसका उद्भव हुआ है। इंग्लैंड में भी पहले इंग्लिश नहीं बोला जाता था, इंग्लैंड में भी पहले लेटिनो लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया जाता था। फिर उसको आप लोगों ने, या सिविलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता गया, उन लोगों ने एक नई लैंग्वेज इंग्लिश को ईजाद कर लिया। लेकिन इंग्लिश में आज भी रूट्स जो हैं वो ग्रीक और लेटिन ही ज़्यादातर हमें मिलते हैं। तो इसीलिए बायोज, आप आम शब्दों में लाइफ कहते हैं जीवन को, लेकिन रूट क्या है उसके लिए? बायोस है। और डाटा आप जानते ही हैं, डाटा मीन्स होता है इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए बायो और डेटा दोनों को मिलाया तो हमें वर्ड मिलता है बायोडेटा, दैट मीन्स इन्फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। अब देखिए इसी बायो में अगर हम एक नया रूट सफिक्स ले आए लोगोस, जिसका अर्थ होता है स्टडी और साइंस, अगर ये बायो में लोगोस जोड़ा और लोगोस में हम एक सफिक्स जोड़ दें वाई सफिक्स, जो कि नाउन सफिक्स होता है, तो आपको एक सब्जेक्ट मिल जाएगा दैट एवरीबडी नोज वेरी वेल, दैट इज़ बायोलॉजी। कैसे बना? बायो, लोगोस और वाई। तो क्योंकि वाई सफिक्स आपने लगाया इसलिए ओ एस को हटा दिया, तो वर्ड बना आपका बायोलॉजी, दैट मीन्स साइंस ऑफ लाइफ। क्योंकि वर्ड लोगोस का मीनिंग क्या है? साइंस, और बायो जो है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है? लाइफ के लिए। सो बायोलॉजी इज साइंस ऑफ लाइफ। जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी के अंदर हमें 2 ब्रांचेस मिलती हैं। उसमें से एक ब्रांच होती है फ्रेंड्स जूओलॉजी। बहुत से लोग इसे जूलॉजी पढ़ते हैं, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जूओलॉजी होता है। जूओलॉजी, लॉगस आप जानी गए, लॉजी मतलब होता है साइंस या स्टडी, आप इसे कह लीजिए। तो इसीलिए जूओलॉजी क्या बनता है? साइंस ऑफ एनिमल। ये एनिमल कहाँ से आया है? ये एनिमल वर्ड दिया है फ्रेंड्स जोयन, जो कि रूट वर्ड है किसके लिए? एनिमल के लिए। जैसे लाइफ के लिए रूट था
बायोस, वैसा ही एनिमल के लिए रूट है जोएन। इसी का एक और ब्रांच होता है बॉटनी, बट फील्ड इन विच वी स्टडी ऑफ प्लांट्स, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ आप पौधों के बारे में पढ़ते हैं। तो बॉटनी कहाँ से आ रहा है? बोटैन नाम के शब्द से आ रहा है, जो रूट है किसके लिए? प्लांट के लिए, पौधों के लिए। और इसी में आपने वाई सफिक्स लगाया, जो मैंने अभी आपको बताया था, वाई सफिक्स दैट इज़ अ नाउन सफिक्स। तो बॉटन में वाई सफिक्स लगाने पर नाउन मिला, एंड दैट बिकम्स अ फील्ड, दैट बिकम्स साइंस। जूओलॉजी तो था साइंस ऑफ एनिमल, और जोइन मतलब था एनिमल। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर हम जानवरों को रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जू उसे कहा जाता है। तो ये वर्ड भी कहाँ से मिल रहा है हमें? जोइन से ही मिल रहा है, क्योंकि जूइन मीन्स एनिमल, और ऐसी प्लेस जहाँ पर हम जानवरों को रखते हैं उसे कहा है जू। देखिए, जू एक्चुअली एक शॉर्ट फॉर्म है, जूओलॉजिकल गार्डन। इसका छोटा रूप बनाया गया है जू। जू का पूरा नाम होता है जूओलॉजिकल गार्डन। फिर आपने यही जू शब्द यहाँ पर भी सुना होगा फ्रेंड्स, जोडियक, बिल्कुल सही। जोडियक में राशि और अ डायग्राम यूज्ड इन एस्ट्रोलॉजी ऑफ पाथ ऑफ सन मून और प्लैनेट्स। जोडियक मतलब राशि। देखिए, अधिकतर राशियाँ जानवरों पर है, एरिस ले लें, पिसीस ले लें, ठीक है, जैसे हिंदी में आप उन्हें कहते हैं वृषभ, वृष, कर्क राशि, मीन राशि। इंग्लिश में चले जाएं तो कैंसर हो गया, पिसिस हुआ, एरिस हुआ, टॉरस हुआ। ये सभी किसी न किसी एनिमल के नेम हैं। तो वो एनिमल्स के आधार पर रखा गया, इसलिए उनको जोडियक आप कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो इसीलिए राशि जो है वो अंग्रेज़ी में क्या कहलाती है फ्रेंड्स? अंग्रेज़ी में उसे हम कहते हैं जोडियक। अच्छा, अभी पिछला स्लाइड में हमने देखा वो जगह जहाँ पर हम जू में, मतलब जहाँ हम केवल एनिमल्स को रखते हैं, वो जू है। सो देयर इज़ अ प्लेस वेयर वी कीप बर्ड्स, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ हम किन्हें रखते हैं? पक्षियों को रखते हैं। उसे जू नहीं कह सकते, उसे हम क्या कहते हैं? एवियरी, उसे नाम दिया जाता है। सो हमारा वर्ड क्या बनता है? अ बिल्डिंग वेयर वी कीप बर्ड्स, इट इज़ एवियरी, उसे आप एवियरी कहेंगे। ये वर्ड कहाँ से आता है फ्रेंड्स? ये वर्ड आ रहा है एवी। एवी इज रूट, रूट फॉर बर्ड, ठीक है। एवी इज रूट फॉर बर्ड। आपने एवी से ही सुना होगा एविएशन। जैसा हमारे देश में अलग अलग तरह की मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, उसी तरह से एविएशन मिनिस्ट्री भी होता है। तो एविएशन हिंदी में आप इसे कहते हैं उड्डयन मंत्रालय। तो दैट इज उड्डयन केम फ्रॉम व्हाट? एवी। एवी इट्स रूट फॉर बर्ड, और बनाया एविएशन, दैट इज रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट्स, क्योंकि एयरक्राफ्ट्स उड़ते हैं, बर्ड भी उड़ते हैं, इसलिए एयरक्राफ्ट को एवी रूट से बनाया गया। अगर हम यहाँ पर इस लेटर पी लिख दें, किसकी जगह पर? इस वी लेटर की जगह आपने क्या लिख दिया? पी, तो हमें नया शब्द मिलता है एपियरी। एपियरी जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं बड़े अच्छे से जानते होंगे, उन्होंने सुना ही होगा एपीकल्चर, बिल्कुल सही, मधुमक्खी पालन। तो उसे एपीकल्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि एपी जो वर्ड है वो किसके लिए है? बीज के लिए है, हनी बीज, मधुमक्खी के लिए है। और इसी से बनाया है एपियरी, जिसका मीनिंग है अ शेड कंटेनिंग अ नंबर ऑफ बी हाइव्स, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते रखे जाते हैं, पाले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एपियरी कहते हैं। तो जब भी आप वर्ड देख रहे हैं जू, जू से याद रखिए, जू एक ऐसा प्लेस जहाँ पर आप केवल एनिमल्स को रखते हैं। और बर्ड को रखने के लिए वर्ड हो गया एवियरी। वी में वी को हटा के पी लगाया तो वर्ड बन गया एपियरी। तो यहाँ पर एपियरी बनाया, क्यों? क्योंकि एपी इज़ द रूट फॉर बी, मधुमक्खी के लिए है। अगर इन रूट्स में जो आपने पढ़े एपी, एवी, जोन, इनमें हम एक वर्ड जोड़ दें, कौन सा वर्ड है? फोबिया। फोबिया इज़ द रूट फॉर फियर। जहाँ कहीं भी आपको वर्ड फोबिया नज़र आता है, आप मान लें फोबिया किसके लिए स्टैंड करेगा? फियर के लिए करेगा। जैसे यदि मैंने लिख दिया एवियोफोबिया, तो एवी का मतलब क्या था? बर्ड, लेकिन आप एवी को किससे रिलेट कर रहे थे? एयरक्राफ्ट से भी रिलेट कर रहे थे। तो एवियोफोबिया फ्रेंड्स क्या हो गया? फियर ऑफ फ्लाइट्स। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हवाई जहाज में उड़ने से डर लगता है। जब हवाई जहाज रनवे पर दौड़ता है, दे स्टार्ट रिमेम्बरिंग गॉड। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है, ठीक है। तो वो डर जो है दोस्तों वो क्या है? एवियोफोबिया है, फियर ऑफ फ्लाइट है। अगर एवी की जगह क्या कर दिया जाए? पी कर दिया जाए, तो क्या बन जाएगा? एपियोफोबिया, जिसका मीनिंग हो जाएगा फियर ऑफ बीज, मतलब हनी बीज। मधुमक्खियों का डर जो होता है वो क्या कहलाता है? एपियोफोबिया कहलाएगा।
और यदि यहाँ जू लगा दिया जाए तो जूओफोबिया, जिसका मीनिंग हो जाएगा फियर ऑफ एनिमल। यदि आप किसी भी तरह के एनिमल से डरते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, जूफोबिया, फियर ऑफ एनिमल उसे कहा जाएगा। तो सी वर्ड, सी फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखें हम 3 तरह के फोबिया पढ़े। अभी इन्हीं फोबिया में हम 3-4 और नॉर्मल तरह के फोबियाज पर बात करते हैं जो सामान्यतया दुनिया में पाए जाते हैं। दैट इज़ वर्ड एक्रोफोबिया। एक्रो, द वर्ड एक्रो किसके लिए स्टैंड करता है, ये हाइट के लिए स्टैंड करता है। और एक्रोफोबिया का मीनिंग क्या हो जाएगा, फियर ऑफ हाइट, मीन्स ऊंचाई का डर। अगर आपने मूवी देखी हो 3 इडियट्स, तो उसमें राजू रस्तोगी उसे पानी की टंकी पर ले जाते हैं, वो डर के पीछे भगता है क्योंकि उसे वहाँ पर क्या होता है, एक्रोफोबिया। मूवी बाजीगर, शिल्पा शेट्टी, किसका डर होता है उसे, बिल्कुल सही, ऊंचाई का, एक्रोफोबिया, क्योंकि एक्रो इज़ द रूट फॉर हाइट। तो जहाँ कहीं भी एक्रो आएगा, जो ऊंचाई वाले खेल हैं, एक्रोबेटिक्स उन्हें हम कहते हैं, क्योंकि वो हाई जंप, लॉन्ग जंप जो होता है वो एक्रो, हाई के लिए इस्तेमाल करा जाता है। इसी का एक और सिनोनिम हम इस्तेमाल करते हैं, एल्टोफोबिया। एल्टोफोबिया भी किसके लिए है, फियर ऑफ हाइट के लिए है। जो वर्ड है एल्टो फ्रेंड्स, ये भी हाई को शो करता है। स्पेशली ये वर्ड जो है ये म्यूज़िक में इस्तेमाल किया जाता है, मेल हाई पिच के लिए इस्तेमाल करते हैं हम वर्ड एल्टो, इसलिए हाइट के लिए एल्टोफोबिया भी एक सिनोनिम प्रेजेंट किया गया है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आग से डर लगता है। तो आग से डर को हम कहेंगे पायरोफोबिया, एंड द पायरोफोबिया वर्ड स्टैंडिंग फॉर फियर ऑफ फायर, क्योंकि इसका जो रूट है पायर, पायर का मतलब होता है आग। चिता को भी हम इसीलिए क्या कहते हैं, अंग्रेजी में पायर कहते हैं, क्योंकि वो आग के लिए रूट का काम करता है। मूवी ओम शांति ओम, शाहरुख खान को किस चीज़ का डर था, आग, तो वो डर क्या कहलाएगा उसका, पायरोफोबिया कहलाएगा। देर आर सम पीपल हु डू नॉट फियर ऑफ हाइट, फायर, उन लोगों को डर लगता है पानी से। पानी का डर 2 तरह का हो सकता है फ्रेंड्स। एक फ्रेंड, उनको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया, और दूसरा जो डर है दोस्तों उसको कहते हैं एक्वाफोबिया। लुक, हाइड्रोफोबिया इज ऑल्सो फियर ऑफ वाटर एंड एक्वाफोबिया इज ऑल्सो फियर ऑफ वाटर। दोनों में डिफरेंस क्या है, हाइड्रोफोबिया किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ डिजीज़ कॉल रेबीज़। ये एक रेबीज़ बीमारी जो डॉग के बाइट करने से होती है, जिसमें इंसान का गला बहुत सूज जाता है और लिक्विड को भी निगल नहीं पाता है, स्वेलो नहीं कर पाता है, और इसीलिए वो पानी को देख करके डरने लगता है, और वो डर क्या कहलाता है, हाइड्रोफोबिया कहलाता है। और इसी तरह से एक्वाफोबिया की बात करते हैं, तो एक्वाफोबिया स्विमिंग पूल में नहाने का, नदी में नहाने का जो डर है वो क्या कहलाता है, एक्वाफोबिया कहलाता है, फियर ऑफ वाटर उसे हम कहेंगे। फिर चलें हम, जैसे एक्वाफोबिया क्यों कहा इसे, क्योंकि एक्वा, एक्वा इज स्टैंडिंग फॉर वाटर। हम घरों में पानी को गार्ड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एक्वा गार्ड। क्यों कहते हैं उसे एक्वा गार्ड, बिल्कुल सही, क्योंकि एक्वा मीनिंग वाटर, गार्ड मीन्स प्रोटेक्ट करना, तो वो क्या कर रहा है, वाटर को प्रोटेक्ट कर रहा है। एक्वा, एक्वा से ही आपने वर्ड बनाया एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ मछलियाँ को रखते हैं, और मछलियों को किस में रखा जाता है, पानी में। दैट इज़ ग्रेट, एक्वा वाटर। और IUM जो है वो जगह के लिए इस्तेमाल होने वाला सफिक्स है, जैसे स्टेडियम, ऑडिटोरियम, पोडियम, IUM वो जगह है, ठीक है। तो एक्वेरियम एक ऐसी जगह जिसमें बहुत सारा पानी रखा जाए, और उसमें हम किन्हें रखते हैं, फिशेस को, इसलिए वो फिश टैंक कहलाता है। अनदर वेरी पॉपुलर फोबिया जो हमारे क्रिकेटर्स में से भी किसी को है, दैट इज़ क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया जो क्या होता है, फियर ऑफ बीइंग क्लोज्ड इन अ कन्फाइंड प्लेस, मतलब एक सकड़ी जगह पर, छोटी जगह पर बंद हो जाने का डर जो है फ्रेंड्स, वो कहलाता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। जैसे लिफ्ट, अगर लिफ्ट कहीं रुक जाती है बीच में, तो हम उस छोटी जगह के अंदर लोग डरने लगते हैं, वो डर जो है वो क्या कहलाता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया कहलाता है। तो देखिए, बायोडेटा आप जब पढ़ रहे हैं, बायोडेटा से आपने कितने सारे वर्ड्स को जोड़ लिया, कितने सारे रूट्स के बारे में आपने जानकारी ले ली। चलिए बात करते हैं अगले वर्ड पर, एच। एच किसके लिए स्टैंड कर रहा है, हॉरोस्कोप के लिए। हॉरोस्कोप का मीनिंग क्या होता है, हॉरोस्कोप मीन्स, हिंदी में बात करें, बहुत ही आसान सा शब्द है, कुंडली, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है, शादी के समय मिलान करते हैं हम हिंदू परिवार, तो वो क्या है, हॉरोस्कोप। अ डायग्राम ऑफ द पोजीशन ऑफ द ज़ोडिएक एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। एक ऐसा डायग्राम जो पोजीशंस को बताता है, ज़ोडिएक जो मैंने अभी आपको बताया, राशि जो है आपकी,
ठीक है, और पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पर, दैट इज हॉरोस्कोप, जिसे आप कुंडली कहते हैं। हॉरोस्कोप जो पढ़ता है दोस्तों वो कौन कहलाता है? एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, हॉरोस्कोप पढ़ करके आपका भविष्य जो बताता है उसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। एस्ट्रोलॉजर मीन्स हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर, जो भविष्य बताए, जिसको हिंदी में कहा जाता है ज्योतिषी, जिसे आप कहें। एस्ट्रोलॉजर वर्ड कहाँ से आया? देखिए, इसको स्टडी करते हैं। ये वर्ड आया है एस्ट्रॉन, ये रूट वर्ड है स्टार के लिए। लॉगस ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, जिसका मतलब है स्टडी। और ई आर फ्रेंड्स एक नाउन सफिक्स होता है। ठीक है, किसी भी वर्ड के एंड में ई आर जोड़ने पर करने वाला, कार्य करने वाला बन जाता है, दैट इज नाउन। जैसे आप कहें स्पीक, तो ई आर लगाने पर स्पीकर। लिसन, लिसनर। टीच, टीचर। लर्न, लर्नर। ई आर, इस तरह से आप ई आर सफिक्स को ऐड करते हैं। ठीक है, एस्ट्रॉन, तो एस्ट्रॉन स्टार हो गया, लॉगस स्टडी, ईयर नाउन, और इन तीनों को मिला के आपने बना दिया एस्ट्रोलॉजर। तो एस्ट्रोलॉजर वो व्यक्ति है जो भविष्य देखता है। तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? जो खगोल शास्त्री है, जो तारों के विज्ञान को पढ़ता है, वो कहलाता है एस्ट्रोनॉमर। हु इज इंटरेस्टेड इन अरेंजमेंट स्टार्स, जो कि तारों के अरेंजमेंट में इंटरेस्टेड रहता है फ्रेंड्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमर, जो कि आपने ध्यान दिया हो तो एक बहुत ही बड़े एस्ट्रोनॉमर को दुनिया ने खोया था पिछले कुछ सालों में। यस, हिज नेम वाज स्टीवन हॉकिंस। वो ऐसे व्यक्ति थे जिनकी पूरी बॉडी पैरालिसिस में थी, लेकिन फिर भी वो दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रोनॉमर हुए, खगोल शास्त्री हुए। तो एस्ट्रोनॉमर हु इज़ इंटरेस्टेड इन अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स, ये वर्ड कहाँ से आया? यू कैन वेरी इजीली सी, इसमें रूट एस्ट्रॉन का प्रयोग किया गया, और दूसरा शब्द नॉमर, तो देख रहे हैं लास्ट में ई आर आ रहा है, फिर क्या बचा? नॉम। तो नॉम वर्ड कहाँ से आया? नॉमस। नॉमस एक रूट वर्ड है अरेंजमेंट के लिए, लॉ के लिए, ऑर्डर के लिए। वर्ड है नॉमस, क्या मीनिंग है? अरेंजमेंट, लॉ और ऑर्डर। इसका साइंस क्या बनता है? एस्ट्रोनॉमी, वाई सफिक्स, नाउन प्रत्यय पढ़ा चुका हूँ। एस्ट्रॉन, नॉम और वाई सफिक्स तीनों को जोड़ा, वर्ड बना एस्ट्रोनॉमी, साइंस ऑफ स्टार्स, जिसका मतलब है तारों का विज्ञान। तो एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं वो जिसको पढ़ते हैं वो क्या है? एस्ट्रोनॉमी है, मीन्स साइंस ऑफ स्टार्स कहलाता है। और इसका एडजेक्टिव क्या बनता है फ्रेंड्स? एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल क्या बन गया? एस्ट्रोनॉमी का एडजेक्टिव। क्योंकि एस्ट्रोनॉमी बहुत बड़ी डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ती है। इफ़ वी टॉक अबाउट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, तो कई लाख मील दूरी, करोड़ों मील दूरी इसके बीच में होगी, दो प्लैनेट्स, दो स्टार्स के बीच में होगी। तो इसका मतलब एस्ट्रोनॉमी बहुत बड़े फिगर को पढ़ती है, बहुत बड़ी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करती है, और इसीलिए इसका जो एडजेक्टिव है एस्ट्रोनॉमिकल, इसे हम एक और अर्थ में प्रयोग लेते हैं ट्रिमेंडसली लार्ज फिगर के लिए। भयंकर रूप से बड़ा फिगर कोई होगा तो उसको भी हम क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल कहते हैं। कैसे? देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल में यूज़ किया है, द एस्ट्रोनॉमिकल साइज ऑफ नेशनल डेट। राष्ट्रीय ऋण जो है उसकी साइज जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल है, मतलब बहुत बड़ी है। तो जैसा पहली स्लाइड में कहा था, एक वर्ड ये कई मीनिंग हो सकते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल सामान्यतया रिलेट करेगा किसको? एस्ट्रॉन, स्टार्स को, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल का प्रयोग आप लार्ज फिगर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड था हमारा रूट एस्ट्रॉन, एस्ट्रॉन से बनाया हमने एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर जो साइंटिस्ट है तारों का, एस्ट्रोनॉमी जो साइंस है तारों की, एस्ट्रोनॉमिकल का दूसरा यूज़ हमने देखा ट्रिमेंडसली लार्ज फिगर के लिए। ठीक है, जो अंतरिक्ष में जाते हैं दोस्तों उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉमर जो हैं वो अंतरिक्ष में नहीं जाते हैं, वो यहीं बैठ कर के तारों का अध्ययन करते हैं। लेकिन जो बैठ के जाते हैं रॉकेट में तारों के बीच में, उन्हें कहा जाता है एस्ट्रोनॉट। कौन थे हमारी दुनिया के पहले एस्ट्रोनॉट? यस, अगर आप यूरी गैगरिन सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, लेकिन चांद पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? करेक्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन। तो वो दोनों ही क्या थे? एस्ट्रोनॉट थे। और फर्स्ट इंडियन हु वॉज देयर,
इन स्पेस ही वॉज मिस्टर राकेश शर्मा। तो एस्ट्रोनॉट जो थे ये तीनों वो लोग एस्ट्रोनॉट कहलाएंगे। एस्ट्रोनॉट क्यों कहते हैं? एस्ट्रोनॉट का मीनिंग होता है सेलर अमंग स्टार्स, जो तारों के बीच में यात्रा करता है। तो एस्ट्रॉन, एस्ट्रॉन वर्ड जो आपको दिख रहा है स्टार, इसमें एक और क्या शब्द जोड़ दिया आपने? नॉट। तो वर्ड नॉटस से आया है ये शब्द, जिसका मीनिंग होता है सेलर, मतलब यात्रा करने वाला। ये नॉटस नॉस बनता है, नॉस का मतलब होता है शिप, जहाज। आपने एक बीमारी सुनी हो नौजिया, राइट। बहुत से लोग जो जहाज में, पानी के जहाज में यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान उन्हें जुकाम हो जाता है और इस बीमारी को कहते हैं नौजिया, ठीक है, क्योंकि नॉज मतलब शिप, शिप के दौरान वो चीज़ उनको हो रही। तो वर्ड कहाँ से बना? एस्ट्रोनॉट, नॉटस, सेलर, एस्ट्रन, स्टार। तो जो स्टार के बीच में सेलिंग करता है, यात्रा करता है, एस्ट्रोनॉट कहलाता है। रशियन लोग जो हैं फ्रेंड्स, वो एस्ट्रोनॉट के लिए एक और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कॉस्मोनॉट भी वो उसे कहते हैं। कॉस्मोनॉट और कुछ नहीं है, एस्ट्रोनॉट ही है। रशियन लोगों के द्वारा एस्ट्रोनॉट के बजाय कॉस्मोनॉट शब्द का प्रयोग किया गया था। क्यों किया गया था? बिकॉज कॉस्मोस का मीनिंग होता है यूनिवर्स। तो वो व्यक्ति जो यूनिवर्स में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, उन्हें क्या कहा रशियन ने? कॉस्मोस से कॉस्मोनॉट भी उन्हें नाम दिया था। फिर देखें एस्टर, एस्टर देखा हो आपने? एस्टर होता है स्टार शेप्ड फ्लावर, तारे के आकार का जो फूल होगा उसे हम क्या कहते हैं? एस्टर उसे कहते हैं। और इसी एस्ट्रॉन से आप शब्द बनाते हैं एस्टेरिक, जो कि स्टार शेप्ड सिंबल। आप देख सकते हैं मेरे पॉइंटर पर इस तरह का चिन्ह जो है, जो हमारे कीबोर्ड में आता है, इसे क्या नाम दिया जाता है? एस्टेरिक। हम इसे सभी स्टार कहते हैं, स्टार हैश, मगर इसका जो इंग्लिश नाम है वो क्या है? एस्टेरिक है। एस्ट्रो के अंदर फिजिक्स जोड़ा जाए तो बनेगा एस्ट्रोफिजिक्स। ये क्या होगी? फिजिक्स का ऐसा ब्रांच दैट डील्स विद हेवनली बॉडीज। फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग तारे, ग्रह, नक्षत्र के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या कहलाता है? एस्ट्रोफिजिक्स कहलाती है। आपने एक बहुत आसान सा शब्द सुना होगा, डिजास्टर। डिजास्टर शब्द जिसका अर्थ होता है आपदा, कैलेमिटी। ये शब्द भी हमें कहाँ से मिल रहा है? एस्टर से मिल रहा है। डिस, जिसके कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन एक अर्थ है अगेंस्ट के अर्थ में यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, और दूसरा क्या है? एस्टर, एस्ट्रॉन। सी फ्रेंड्स, हम लोग जब नहीं जानते थे कि अंतरिक्ष में क्या है, हमारे पूर्वजों के लिए सूरज, चंद्रमा, प्लैनेट्स, तारे, ये सभी देवताओं का ही काम करते थे। हमें नहीं पता था कि अर्थक्वेक क्यों आ रहा है, वॉल्केनोस क्यों इरप्ट हो रहे हैं, फ्लड क्यों आ रहा है, आग क्यों लग रही है जंगलों में। जब हमें नहीं जानते थे तो हमारे लिए ये सभी क्या होते थे? भगवान का कार्य करते थे। तो इसीलिए जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उन्हें क्या नाम दिया गया? डिजास्टर। एस्टर मतलब तारे, डिस मतलब अगेंस्ट। जब तारे आपके खिलाफ हो जाते हैं तब क्या आते हैं? डिजास्टर आते हैं, मीन्स कैलामिटीज आती हैं। तो डिजास्टर मतलब हो गया आपदाएं। जो आपने वर्ड पढ़ा था नॉमस, उसी में हम एक और शब्द ऐड कर दें, ऑटोनॉमस या ऑटोनॉमी। ऑटो, वर्ड ऑटो जो होता है उसका मीनिंग होता है सेल्फ। वर्ड ऑटो, ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ। आप देखें आजकल बहुत जगह ऑटो शब्द को इस्तेमाल करते हैं आप। ऑटो स्टार्ट, ऑटोमैटिक, ठीक है, जो सेल्फ स्टार्ट होती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? ऑटो स्टार्ट। जो अपने आप चलती हैं ऑटोमैटिक। ऑटोमोबाइल, जो स्वयं चलने वाली हैं, ऑटोमोबाइल, मोबाइल मतलब चलना, घूमना फिरना, तो ऑटोमोबाइल। तो ऑटो स्टैंडिंग फॉर सेल्फ। और नॉमस का जोड़ा हमने इसमें ऑटोनॉम, वाई सफिक्स जोड़ा तो वर्ड बना ऑटोनॉमी। नॉमस मीन्स था लॉ, ऑर्डर, अरेंजमेंट। ऑटो मीन्स हो गया सेल्फ, तो ऑटोनॉमी हो गया सेल्फ गवर्नमेंट और सेल्फ लॉ। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ स्वयं का कानून चलता है, आपका अपना कानून चलता है, आपकी अपनी इच्छाएं चलती हैं, वो ऑटोनॉमी कहलाती है। देखिए हमारे देश में दो तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, दूसरी जो प्राइवेट स्वयं व्यक्ति चलाते हैं। कुछ ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज़ का नाम अगर आपको बताएं जिनमें बहुत फेमस है, सिम्बायोसिस जो पुणे में स्थित है, वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, मतलब उसके मालिकों का लॉ और ऑर्डर वहाँ चलता है। लेकिन अगर आप हमारे देश में चलने वाली कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी लें, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी लें, या कोई भी दूसरे राज्य की यूनिवर्सिटीज़ लें, उनकी गवर्नमेंट उनको रन करती है, तो वो ऑटोनॉमस नहीं कहलाती हैं। तो ऑटोनॉमस किन्हें कहेंगे?
ये एडजेक्टिव बन जाएगा ऑटोनॉमी का। एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी चीज़ जो स्वयं के द्वारा गवर्न की जाती है, वो क्या कहलाएगी? ऑटोनॉमस कहलाएगी। तो ऑटोनॉमी का एक एग्जाम्पल हम यहाँ लें, इंडिया वांटेड ऑटोनॉमी रादर देन कंट्रोल्ड बाय इंग्लैंड। तो इंडिया जो थी उसको क्या चाहिए थी? ऑटोनॉमी, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, खुद का शासन चाहिए था। किसके बजाय कंट्रोल होना नहीं चाहते थे हम? इंग्लैंड से कंट्रोल नहीं होना चाहते थे। तो दैट वाज ऑटोनॉमी, उसे आप ऑटोनॉमी कहते हैं। फिर से देख लें, ऑटोनॉमी में जोड़ा है आपने ऑटोनॉमस, दैट इज अरेंजमेंट, और वाई सफिक्स जो कि संज्ञा के बारे में बताता है। ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। अभी इसी एस्ट्रॉन वर्ड में अगर आप जोड़ देते हैं किसे? एस्टर को, तो आपको वर्ड मिलता है, देखिए यहाँ पर, एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा? अ फियर ऑफ स्टार्स और सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब तारों का, ग्रह नक्षत्रों का जो डर है, राहु केतु शनि का जो डर है, वो क्या है? एस्ट्रोफोबिया कहलाता है, तारों का डर कहलाता है, ठीक है। चलिए अब लेट्स टॉक अबाउट पी। पी मीन्स होता है फोटोग्राफ, बहुत ही कॉमन, हम सभी को बहुत शौक होता है फोटोग्राफ खिंचवाने का। लेकिन ये वर्ड फोटोग्राफ आया कहाँ से? देखिए, फोटोग्राफ का मीनिंग क्या है? एक्सपोजर और पिक्चर। क्या दोस्तों आप कभी अंधेरे में फोटोग्राफ ले सकते हैं? पहले जब कैमरा के अंदर फ्लैश नहीं आया करता था तो आपको लाइट का ही आवश्यकता होता था, प्रकाश चाहिए था, आप अंधेरे में फोटोग्राफ नहीं ले सकते थे। लेकिन जब फ्लैश आ गया तो आप बड़ा आसानी से अंधेरे में भी फोटोग्राफ ले सकते हैं। तो लाइट के लीक का होना आवश्यक क्यों है फोटो खींचने के लिए? क्योंकि देखिए, वर्ड फोटो, फोटो जो है उसका मीनिंग क्या होता है? लाइट, प्रकाश। और जो ग्राफ वर्ड लिया है वो ग्राफियन वर्ड से आया है जिसका मीनिंग है टू राइट। मतलब फोटोग्राफ का मतलब हो गया प्रकाश के द्वारा लिखा गया। अब जब प्रकाश, लाइट ही नहीं होगी तो लिखेगा कौन? इसीलिए उसे क्या कहते हैं? फोटोग्राफ कहते हैं। दैट इज फोटो, लाइट, और ग्राफियन, टू राइट। आपने पौधों में सुना होगा, पौधे अपना खाना पकाते हैं, खुद ही बनाते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा? हिंदी में आप कहते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण, अंग्रेजी में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो प्रकाश, फोटो किसके लिए आ रहा है? लाइट के लिए आ रहा है। इसी ग्राफ वर्ड से कॉमन वर्ड हम सुनते हैं, एक सब्जेक्ट है हमारे पास, जियोग्राफी। जियोग्राफी जिसका मीनिंग होता है राइटिंग अबाउट अर्थ, क्योंकि ग्राफियन मीन्स होता है राइटिंग, और जियो वर्ड क्या है? जियो, जियो मीन्स होता है अर्थ। जब कभी भी आप जियोग्राफी की बात करेंगे हमेशा उसमें क्या आएगा? राइटिंग अबाउट अर्थ, पृथ्वी के बारे में लिखा गया, वो जियोग्राफी कहलाता है, क्योंकि जियो मीन्स होता है अर्थ। अगर जियो के साथ लॉगस का लॉज और वाई सफिक्स लगा दिया जाए जो नाउन सफिक्स है, तो बनेगा जियोलॉजी, दैट मीन्स साइंस ऑफ अर्थ। पृथ्वी का जो विज्ञान है वो क्या कहलाता है? जियोलॉजी कहलाता है। और पृथ्वी के बारे में जो लिखा गया है, जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, वो क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है। दोनों में डिफरेंस है, जो लिखा गया है जियोग्राफी, और जो पृथ्वी के बारे में खोजा जा रहा है दैट इज जियोलॉजी, ठीक है। आप मिट्टी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या चट्टान के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जाना पड़ता है, जियोग्राफिकल डिपार्टमेंट नहीं। जियोग्राफिकल आप कहाँ जाएंगे? जब किसी मैप की ज़रूरत है आपको, कि मैप चाहिए मुझे किसी जगह का, तो जियोग्राफी के पास जाइए। लेकिन अगर आपको अनुसंधान करना है किसी पृथ्वी की किसी चीज़ के बारे में तो जियोलॉजिकल, जियोलॉजी के बारे में आप बात कर रहे हैं। जियो से ही पढ़ते हैं जियोमैट्री, रेखा गणित, दैट इज मेजरमेंट ऑफ अर्थ, क्योंकि जियो मतलब क्या होता है? अर्थ, और मैट्री, मैट्री शब्द आया कहाँ से? मैट्रॉन। मैट्रॉन किसके लिए है? मेजरमेंट के लिए, और लगाया गया है वाई सफिक्स। मैट्रॉन, मेजरमेंट, कहीं पर भी मैट्रॉन शब्द आएगा मेजरमेंट को ही बताता है। और नापने के लिए आप प्रयोग में लेते हैं मीटर, वो भी इसी मैट्रॉन शब्द से ही इस्तेमाल किया गया है, बनाया गया है। जियोमेट्री हिंदी में रेखा गणित। रेखा गणित क्या है? त्रिभुज, आयत, वर्ग, बेलनाकार आकृतियाँ जो सभी पृथ्वी पर हमें मिलती हैं, और इन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं हम किसमें? जियोमेट्री में। तो द मेजरमेंट ऑफ अर्थ इट्स कॉल्ड जियोमेट्री। फिर देखिए एक और वर्ड है जॉर्ज। हमारे देश में भी जिस तरह से प्रथाएं चलाई गई थी या व्यवस्थाएं बनाई गई थी कि कुछ लोग जो थे वो केवल पूजा पाठ का काम करेंगे तो उन्हें पंडित कहा, जो खेती संबंधी काम करते हैं उन्हें किसान कहा,
जो व्यापारिक वर्ग है उन्हें व्यापारी कहा। उसी प्रकार से यूरोप में भी व्यवस्थाएं थी, और जो व्यक्ति पृथ्वी संबंधी कार्य करते हैं जिन्हें हम फार्मर कहते हैं, उन्हें वहाँ पर क्या नाम दिया गया था? जियोर्ज नाम दिया गया था। जियोर्ज, जियो देख रहे हैं आप, जियो, जियो मतलब तो क्या हो गया आपका? अर्थ हो गया। फिर वापस क्या बच गया? अर्ग। तो ये अर्ग क्या है? ये दोस्तों वर्ड आया अर्गोन। अर्गोन का मतलब होता है वर्क, कार्य। तो जियोर्गन, जियोर्ज वर्ड आपने कर दिया दोनों को मिला करके, तो जियोर्ज मीन्स हो गया फार्मर, अर्थ पर काम करने वाला, पृथ्वी पर काम करने वाला, दैट इज अर्थ वर्कर भी आप उससे कहते हैं। और अर्गोन वर्ड जो है वो किसके लिए हो गया? वर्क के लिए हो गया, कार्य के लिए हो गया। आप इसमें फोबिया लगा दें, अर्गोफोबिया, तो ये वर्ड बन जाएगा उन लोगों के लिए जो काम करने से डरते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए, ग्राफ के साथ आपने पहले वर्ड पढ़ा था बायो, मैंने जोड़ दिया बायोग्राफी, तो वर्ड बन गया रिटन अबाउट समवन्स लाइफ, किसी के जीवन के बारे में लिखना। यदि आप किसी के जीवन के बारे में लिख रहे हैं तो वो क्या है? बायोग्राफी है, रिटन अबाउट समवन्स लाइफ। अगर इसी में हम ऑटो शब्द लगा दें, ऑटो, तो बनता है ऑटोबायोग्राफी, रिटन अबाउट ओन लाइफ। अगर आप स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखते हैं, अभी श्रीमान ऋषि कपूर का मृत्यु हुआ तो उनकी ऑटोबायोग्राफी की बहुत चर्चा हुई थी। ऑटोबायोग्राफी हमेशा अधूरी रहती है दोस्तों, ये कभी भी पूरी नहीं होती है, क्योंकि आदमी स्वयं लिख रहा है तो वो अपने मरने से पहले तक की जितनी चीज़ें हैं, जब तक उसने बुक लिख दिया तब तक की घटनाएं आएंगी, उसके बाद की नहीं। लेकिन बायोग्राफी कंप्लीट हो सकती है उसकी मृत्यु, व्यक्ति की मृत्यु तक की भी। हम टाटाज़ की बात करते हैं, हमारे देश में भी टाटाज़ ने बहुत सारा डोनेशन दिया है कोरोना के लिए। आप उनका बायोग्राफी पढ़ना चाहें, उनके फैमिली राइटर थे R.M. लाला, और उन्होंने J.R.D. टाटा पर 2 बुक्स लिखी हैं, बियॉन्ड द ब्लू माउंटेन और क्रिएशन ऑफ वेल्थ। तो ये उनकी क्या हैं? बायोग्राफीज़ हैं। फिर ग्राफ में हम जोड़ते हैं फ़ोन, तो फोनोग्राफी वर्ड मिलता है, दैट इज़ रिकॉर्डिंग साउंड। क्यों कहा साउंड का नाम क्यों लिया मैंने? क्योंकि फ़ोन शब्द का मीनिंग होता है साउंड, तो फ़ोन मीन्स हो गया साउंड, और फोनोग्राफी जो है उसका मीनिंग क्या हो गया? रिकॉर्डिंग साउंड, साउंड को लिखना, साउंड को रिकॉर्ड करना। फ़ोन शब्द आपने सुना ही होगा, ठीक है। फिर वहाँ पे हम चलें टेली, ग्राफ के साथ हमने जोड़ दिया टेली, फ़ोन के साथ आप जोड़ते हैं टेलीफोन, आपने सुना है वर्ड टेलीफोन, फ़ोन मतलब आवाज़, और टेली का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? टेली का मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है, दूरी के लिए। तो जब आप जोड़ते हैं टेली और फोन तो इसका अर्थ हो जाता है दूर से आती हुई आवाज़, इसीलिए उसे कहते हैं टेलीफोन। जैसे आप कहते हैं टेलीविज़न, दूर से आता हुआ विज़न, टेलीस्कोप, दूर की चीज़ को देखना, दैट इज टेलीस्कोप, जिसके आप माध्यम से देख रहे हैं। तो इसी टेली शब्द में यदि ग्राफ जोड़ दें तो आपको शब्द मिलेगा टेलीग्राफ, दैट मीन्स apparatus used to communicate at a distance over a wire। आपने सुना होगा टेलीग्राम का नाम, पहले जब टेलीग्राम आया करते थे तो बड़ी टेंशन हो जाया करती थी, जैसे ही कहते टेलीग्राम आया है आदमी के मन में तुरंत बुरे बुरे विचार आने लगते कि भाई इसका क्यों भेजा, क्योंकि टेलीग्राम पोस्ट कार्ड और इनलैंड लेटर से फास्ट स्पीड पर आया करते थे, और उसमें कुछ कीवर्ड्स ही लिखे जाते थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखी जाती थी। लेकिन टेलीग्राम जिस अपरेटस, जिस उपकरण के द्वारा लिखे जाते थे उसे हम क्या कहते थे? टेलीग्राफ कहते थे। तो क्योंकि वो दूर से लिखता था इसलिए उसको टेलीग्राफ कहा जाता था। टेलीफोन जैसा मैंने कहा, एन इंस्ट्रूमेंट टू टॉक अ पर्सन एट अ डिस्टेंस, एक ऐसा उपकरण जो किसी व्यक्ति जो दूर है आप उससे बात करने के लिए प्रयोग में लेते हैं। अब देखिए टेली शब्द के साथ हमको एक और नया शब्द मिल रहा है, टेलीपैथी। अभी DD1 पर एक नया नाटक जो पुराना है हालांकि, लेकिन बहुत से लोगों के लिए नया है, आपने देखा हो शक्तिमान। उस शक्तिमान में उनकी गर्लफ्रेंड है गीता विश्वास, जब उन्हें कोई पकड़ लेता है तो गीता विश्वास शी क्लोज्ड हर आइज और ट्राई टू कनेक्ट विद शक्तिमान, और अचानक से शक्तिमान को सब पता लग जाता है कि वो कहाँ है, वो क्या बात करना चाह रही है। क्या उन्होंने उसे फ़ोन लगाया? नहीं। तो वो आपस में कनेक्ट कैसे हुए? दैट वाज टेलीपैथी। टेलीपैथी क्या होता है? थॉट ट्रांसफरेंस होता है, मतलब आप विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। जो कि अगर हम बात करते हैं हमारे देश में, हमारी संस्कृति में हम जाएं तो भूतकाल में जब प्राचीन संस्कृति की बात की जाए भारत की, तो टेलीपैथी वॉज पॉपुलर दैट टाइम। तो टेलीपैथी दैट इज़ थॉट ट्रांसफरेंस। कई बार आप देखिए
आप अगर किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सोच रहे हैं, अचानक से उसका फ़ोन आ जाता है और हम कहते हैं अरे तुझे ही फ़ोन लगाने वाला था, तो ये क्या है? आपके और उनके बीच के विचार आदान प्रदान हुए, एंड दैट इज़ टेलीपैथी। हम हमेशा ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ यूरोप में आज किस पर रिसर्च कर रही हैं कि टेलीपैथी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं हम लोग, ताकि जो हार्मफुल रेज हैं मोबाइल स्क्रीन से हमें छुटकारा मिल सके। तो टेलीपैथी मीनिंग है थॉट ट्रांसफरेंस। टेलीपैथी वर्ड कैसे बना फ्रेंड्स? देखिए, टेली आपने देख लिया डिस्टेंस के लिए है, पैथी का मीनिंग है फीलिंग और सफरिंग, मीनिंग पीड़ा या महसूस करना। पैथी वर्ड बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा एक जगह पर, सिम्पैथी, फैलो फीलिंग, सहानुभूति देना किसी को, दैट इज सिम्पैथी, फैलो फीलिंग। कहाँ से आया? देखिए, सिम या सिन, सिम या सिन दोनों ही प्रीफिक्स हैं जिनका अर्थ होता है टुगेदर। अभी मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस, देखिए सिन, फोटो प्रकाश, सिन टुगेदर। तो पौधों में जो लवण है, ठीक है, पौधों में जो केमिकल है वो प्रकाश के साथ मिलकर के भोजन बनाता है, तो वो सिन मतलब है टुगेदर, सिम मतलब है टुगेदर, सिम टुगेदर, पैथी फीलिंग। जब आप जिसको सिंपैथी देना चाहते हैं उसके जैसा फील करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सिंपैथी। दो लोग एक साथ फील कर रहे हैं, सिंपैथी। सिंपैथी के जैसा एक शब्द होता है इम्पैथी, हिंदी में थोड़ा अधिक अलग शब्द है, तदनुभूति इसे हिंदी में कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरिंग अनदर्स फीलिंग, आप दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं। सहानुभूति के लिए समझना जरूरी नहीं है, आपने हल्का सा उसे महसूस किया, दिखावा भी हो सकता है सहानुभूति में, लेकिन एम्पैथी में दिखावा कभी नहीं होता है। आप उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं, आप उसकी भावनाओं में घुस रहे हैं, दैट इज़ वर्ड एम्पैथी। आजकल जो कंपनियां हायर करती है लोगों को, सिंपैथेटिक लोग नहीं चाहिए कंपनी को, क्या चाहिए? एम्पैथेटिक लोग चाहिए, जो कंपनी की फीलिंग्स को समझ सके, वही लोग कंपनी के लिए काम कर पाते हैं। तो एम्पैथेटिक, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरिंग अनदर्स फीलिंग, ये कहाँ से आया? देखिए, ई एम और ई एन दोनों ही प्रीफिक्स है किसके लिए? इन, इन मतलब अंदर, एंटर, और पैथी मतलब फीलिंग। तो किसी की फीलिंग में क्या कर रहे हैं आप? एंटर कर रहे हैं, दैट इज एम्पैथी। जैसे सिन का उदाहरण ले रहा हूँ मैं, सिनर्जी। अर्गोन आपने वर्ड पढ़ा था अभी, अर्गोन मीन्स था कार्य, वाई सफिक्स लगा दिया, सिन मतलब टुगेदर, तो सिनर्जी मीन्स है वर्किंग टुगेदर ऑफ टू थिंग्स। जब भी कोई दो चीज़ें एक साथ कार्य करें, सिन टुगेदर, अर्गोन कार्य, वाई से नाउन बना दिया, तो टुगेदर वर्क करना सिनर्जी कहलाता है। एंटी, एक और प्रीफिक्स देखें, एंटी का मीनिंग है अगेंस्ट। जब आप एंटी को जोड़ देते हैं पैथी के साथ तो वर्ड बनता है एंटीपैथी, दैट इज हॉस्टिलिटी। दुश्मनी के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, जो आपके खिलाफ, एंटी मीन्स खिलाफ, पैथी मतलब फीलिंग, जो आपके खिलाफ भावनाएं रखते हैं, आपके विरुद्ध भावनाएं रखते हैं, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, दे आर व्हाट? दुश्मन। तो वो फीलिंग क्या कहलाएगी? एंटीपैथी कहलाती है। पैथ में, पैथी में आपने लोगोस का प्रयोग किया, पैथोलॉजी, वाई सफिक्स लगा दिया, लोगोस मतलब साइंस, पैथ मतलब पीड़ा, वाई से आपने विज्ञान नाउन बना दिया, तो वर्ड बना पैथोलॉजी, साइंस ऑफ सफरिंग, बीमारियों का विज्ञान। आपको जब भी कोई बीमारी होती है आप टेस्ट कराने के लिए जाते हैं, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, आप जाएंगे पैथ लैब में, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में। वो क्यों पैथोलॉजिकल है? पैथ मीन्स बीमारी, लॉगस मतलब साइंस, तो साइंस ऑफ डिजीज, इसलिए पैथोलॉजी, साइंस ऑफ सफरिंग बनता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे, आज के लिए इतना ही। आपने देख लिया है हमने 3 लेटर बी, एच और पी से तकरीबन अगर आप काउंट करेंगे तो आपको मैंने लगभग 40-50 वर्ड से भी ज़्यादा शब्दों पर हम लोगों ने बात करी होगी। तो इतने कम समय में इतने ज़्यादा शब्द आप आसानी से याद कर सकते हैं यदि आप उन्हें प्रॉपरली एसोसिएट करते हैं। और मैंने जैसा कहा, बहुत अच्छे से मैं एक ही काम करता हूँ, आई यूज़ माई सेंसेस टू लर्न। मेरे को जो भगवान ने इंद्रियां दी है मैं उनका प्रयोग करता हूँ सीखने के लिए। देखिए 3 लेटर मुझे एक मैट्रिमोनियल में दिखे और मैंने उनसे इतने सारे शब्द डेराइव कर लिए। ऐसा ही आप भी कर सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, गिव अ लाइक इफ़ यू लाइक इट, शेयर इट, ताकि मैक्सिमम पीपल कैन गेट बेनिफिट ऑफ दिस। मेरा जो अगला वीडियो है दोस्तों वो थोड़ा सा वोकैबलरी से हट करके ग्रामेटिकल पोर्शन पर जाने वाला है। ऐसा इसलिए ताकि मैं वेराइटीज़ आपको दे सकूं, लगातार वोकैबलरी में गिव यू अ बोरनेस। तो अगला टॉपिक ग्रामर पर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टिल देन बी ईगर बीवर,
be rigid and use your senses. Thank you so much everyone.